हेलो एवरीवन। आज के क्लास में आप 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको बता दें कुछ ऐसे टॉपिक्स को शामिल किया गया है जो पूरे होल केमिस्ट्री के सिलेबस को 11th और 12th क्लास के हर एक टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। और आपको स्टूडेंट बता दे कुछ अपने पढ़ाई के बारे में कि हम किसी भी चैप्टर के टॉपिक को थोड़ा सा अलग ढंग से अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के पीछे मेरा मकसद ये होता है कि आपको केमिस्ट्री बोरिंग ना लगे, केमिस्ट्री में भी आपको और अदर सब्जेक्ट की तरह काफी इंटरेस्ट आए। इसके लिए हम टॉपिक्स को इंटरेस्ट के आधार पर अरेंज किए हैं। और दूसरा बात कि हर एक टॉपिक को मेरा प्रयास रहेगा फुल इंटरेस्ट के साथ अच्छी तरह समझाकर यहां पढ़ाया जाएगा। और एक ये जो हर क्लास में आप डेमो क्लास के रूप में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, ऐसा कुछ हमारे क्लास में नहीं है। हम एक सिस्टम से रेगुलर वे में अपने इस चैप्टर के सिलेबस के टॉपिक को समझाते जाएंगे। आप इसको ठीक से समझिए, देखिए कि आपको अभी जो प्रोवाइड किया जा रहा है क्लास लेक्चर वो आपके हर बुक के प्रॉब्लम को बना पा रहा है कि नहीं। तो ये आप आज से ही देख पाएंगे इस टॉपिक से ही रासायनिक संयोजन का नियम। तो स्टार्ट करते हैं द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन का नियम। एक बार फिर से बता दें स्टूडेंट, हमारे क्लास में कोई डेमो क्लास नहीं होता है। बस ये मान के चलिए कि हर एक टॉपिक जो सिलेबस का पढ़ाया जा रहा है, ये स्टार्टिंग का जो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके बाद आप ज्यादा जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर से कंसल्ट कीजिए इस क्लास के बारे में। 7-8 लगभग क्लास आप अच्छे से देख लीजिए किस तरह का पढ़ाई दिया जाता है हमारे क्लास में। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आगे आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखा जाए रासायनिक संयोजन का नियम, वह नियम जो पदार्थ के संगठन का भारात्मक एवं आयतनात्मक रूप से व्याख्या करता है, रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है। मतलब ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड के संगठन की व्याख्या वेट के हिसाब से, भार के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से करता है। तो ये रासायनिक संयोजन का नियम कहलाता है। रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत में स्टूडेंट लगभग 5 नियम आते हैं, जिसमें पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा व्युत्क्रम अनुपात का नियम और पांचवा है गैर लुसाक का आयतन संयोजन का नियम। तो आज के क्लास में स्टूडेंट इस रासायनिक संयोजन के फर्स्ट लॉ द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप अच्छी तरह समझने जा रहे हैं, जो दिया गया है फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर के द्वारा, फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोजियर के द्वारा स्टूडेंट ये दिया गया है। तो आपको फर्स्ट क्लास में ही लेवोजियर के बारे में बताया गया था, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में इनको माना गया है। आज देखिए हम लोग आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसका पहला टॉपिक पढ़ते ही लेवोजियर का नाम सामने आ गया। अब थोड़ा यहां ध्यान दिया जाए। इस नियम के अनुसार, मतलब ये नियम है क्या, किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब इस बात को, इस नियम को समझने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स का हेल्प ले सकते हैं। मतलब आपको पहले ये बता दें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किन बातों से संबंधित है।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान से संबंधित है। और ये क्या बतलाता है, किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस बात को आप समझने के लिए दो एग्जाम्पल का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम आपको भौतिक परिवर्तन पर आधारित बताएंगे, जैसे कि आप एक बर्तन में 1 केजी बर्फ यानी आइस, आपको बता दें स्टूडेंट, बर्फ का भी फॉर्मूला H2O, जल वाटर का भी फॉर्मूला H2O और वाटर वेपर का भी फॉर्मूला H2O। तो 1 केजी आपने बर्फ का टुकड़ा लिया एक कंटेनर में, और 1 घंटे बाद स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं कि ये H2O जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन लिए थे 1 केजी बर्फ आइस और अभी भी ये वाटर है 1 केजी। मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं इस एग्जांपल की मदद से कि देखिए, ये भौतिक परिवर्तन के दौरान ये ठोस से द्रव अवस्था में बदल गया, लेकिन लिए थे 1 केजी और है भी 1 केजी। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्टूडेंट क्या बतलाता है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं कि A प्लस बी A रो C प्लस D। आप लोग इतना तो जरूर समझते हैं कि ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बस इतना ही है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब इसी को पूरा अच्छी तरह समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बेसिस समझने के लिए यहां हमने बताया कि कोई भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यह स्टूडेंट देख सकते हैं कि रिएक्शन से पहले भी, यानी भौतिक परिवर्तन से पहले भी H2O 1 केजी था और उसके बाद भी 1 ही केजी है। तो यहां क्या समझ में आ रहा है कि ये सॉलिड स्टेट में था और अब लिक्विड स्टेट में आ गया, स्टेट चेंज हो गया, अवस्था परिवर्तित हो गई, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित है, मास कंजर्व है। तो ये भौतिक परिवर्तन का एग्जांपल है स्टूडेंट। अब आइए लैंडोल्ट का एक एक्सपेरिमेंट आपको समझाते हैं जो रासायनिक परिवर्तन को समझाएगा। ये लैंडोल्ट का एक्सपेरिमेंट आपको रासायनिक परिवर्तन के दौरान कैसे द्रव्यमान संरक्षित होता है, ये आप अच्छी तरह इस एग्जाम्पल के मदद से समझ पाएंगे। ये है स्टूडेंट H आकार का एक ट्यूब है जो लैंडोल्ट्स के द्वारा बनाया गया। इसको लैंडोल्ट्स ट्यूब भी कहा जाता है। इस H आकार के ट्यूब में 2 रासायनिक पदार्थ लिया गया है। एक बार फिर से बता दें स्टूडेंट, यहां भौतिक परिवर्तन हो गया लेकिन द्रव्यमान संरक्षित रहा। यहां देखिए स्टूडेंट, इस H आकार के ट्यूब में इधर हम AgNO3 का 30 ग्राम वेट करके ले रहे और इसमें NaCl का 60 ग्राम वेट करके ले रहे हैं। और अब हम इस H आकार के ट्यूब को ऐसे उठाए और ऐसे सेक कर दिए, मिला दिए। तो क्या हुआ, ये AgNO3 और NaCl जैसे ही कांटेक्ट में आता है काफी फास्ट रिएक्शन करता है। और आपको बता दें स्टूडेंट कि AgNO3 और NaCl जब रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन के बाद बनाता है स्टूडेंट AgCl, एक व्हाइट और सफेद और बनाता है, और ये NaNO3 बनाता है। तो रिएक्शन के बाद 2 नए पदार्थ का निर्माण हुआ, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। और जब हम इस 2 पदार्थ का फिर से वेट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये 30 + 60 90 ग्राम लिए थे हम टोटल अभिकारक। अभी भी इस दोनों का वेट स्टूडेंट 90 ग्राम ही आ रहा है।
तो 90 ग्राम आना इस बात का प्रूफ है कि रासायनिक परिवर्तन होने के लिए हो गया, लेकिन द्रव्यमान सुरक्षित है। तो हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से, जरा समझिए स्टूडेंट, कि यहां रासायनिक परिवर्तन हो गया लेकिन द्रव्यमान सुरक्षित है। जो पदार्थ लिए थे वो पदार्थ हमारे पास अब नहीं है, लेकिन लिए थे 90 ग्राम और अभी भी है 90 ग्राम। हम लिए थे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, और अब हमारे पास सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट है स्टूडेंट। तो यहां रासायनिक परिवर्तन हो गया लेकिन द्रव्यमान सुरक्षित है। यहां भौतिक परिवर्तन हो गया, यहां भी द्रव्यमान सुरक्षित है। तो किसी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। बस इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यही है स्टूडेंट आपका द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहीं पर आपको एक सवाल हमारी तरफ से जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को तुरंत समझा देगा। सपोज दैट इसका हम 60 ग्राम लेते हैं और इस B का 50 ग्राम लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर C का 70 ग्राम बनता है तो D का कितना ग्राम बनेगा? ये नियम आपको क्या सिखाया स्टूडेंट कि अब अभिकारक A और B का कुल द्रव्यमान प्रतिफल C और D के कुल द्रव्यमान के बराबर हो। तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 50 इक्वल, यहां आप मान लेंगे इसके द्रव्यमान को स्टूडेंट x, तो ये हो जाएगा 70 प्लस x। तो x का मान क्या रहा है, ये दोनों जुटकर 110 माइनस 70 मतलब 40 ग्राम। तो आप इसको इजी वे में तभी सॉल्व कर पाए जब आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। तो आपने 60 प्लस 50 के बराबर में 70 प्लस x लिख दिया और इस तरह से इस D का द्रव्यमान सामने आ गया। तो यहां हम दो एग्जांपल जो स्टूडेंट दिए उसका यही कॉन्सेप्ट है कि कोई भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो। इसका नाम भौतिक परिवर्तन क्यों रखा गया है, क्योंकि देख रहे हैं स्टूडेंट ये हम ठोस अवस्था में लिए और ये बदल गया द्रव अवस्था में, लेकिन द्रव्यमान अभी भी सुरक्षित है। और यहां भी हम लिए थे AgNO3 और NaCl का 90 ग्राम का मिश्रण और बन गया इससे AgCl और NaNO3, लेकिन लिए थे 90 ग्राम और अभी भी है 90 ग्राम। तो कहने का मतलब हो कोई भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन, अगर अभिकारक का द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है तो इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो अब थोड़ा इसको देख लिया जाए। तो इस नियम के अनुसार स्टूडेंट क्या मिला, किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के
बराबर होता है। और अब एक एग्जाम्पल स्टूडेंट, a प्लस बी, ए रो सी प्लस डी। माना कि a का द्रव्यमान x और b का द्रव्यमान y आपस में रिएक्शन करता है, इसका x ग्राम और इसका y ग्राम, तो c के m ग्राम और d के n ग्राम का निर्माण होता है। तो यहां पर स्टूडेंट द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर प्रतिफल का कुल द्रव्यमान। तो यहां अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना हुआ स्टूडेंट? x प्लस वाई इक्वल m प्लस n। अगर स्टूडेंट आप लोग को आज का ये क्लास अच्छी तरह समझ में आया तो जल्दी से बताइए, 12 ग्राम CaCO3 को 12 ग्राम CaCO3 को गर्म किया रहा है। गर्म करने पर 5 ग्राम CaO की प्राप्ति होती है। तो कितना ग्राम CO2 बनकर वाष्पित हो गया? तो इसके लिए स्टूडेंट क्या करेंगे? पहले CO2 का द्रव्यमान मानेंगे x। तो यहां अभिकारक के रूप में कौन है? CaCO3 और प्रतिफल के रूप में CO2 है। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान हो जाएगा 12 और प्रतिफल का हो जाएगा 5 प्लस x। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार 12 बराबर 5 प्लस x, 5 प्लस x। तो x बराबर स्टूडेंट क्या आया? तो x बराबर आया 7 ग्राम, यानी 7 ग्राम CO2 जो है गैस बनकर उड़ गया। तो कहने का मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही यहां 12 इक्वल 5 प्लस x लिखा गया है। तो ये था आज का क्लास स्टूडेंट, जिसमें आप फर्स्ट लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन का, रासायनिक संयोजन के नियम का पढ़े। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया गया था एंटोनी लेवोजियर के द्वारा। इसका मेन कॉन्सेप्ट स्टूडेंट बस एक ही है, जिससे कि आप टोटल किसी भी बुक का प्रॉब्लम बना सकते हैं, और वो यही है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी से आपका सारा प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास का बनेगा, जिस पर आधारित कुछ हम लोग। तो स्टूडेंट इस नियम को पदार्थ के अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को पदार्थ के अविनाशिता के नियम के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट इस नियम को निम्न प्रकार से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पदार्थ का न ही, आपको बता दें स्टूडेंट कि जिस तरह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप पढ़े थे 9th 10th क्लास में, ऊर्जा का न ही निर्माण कर सकता है और न ही विनाश, वैसे ही इस द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। पदार्थ का न ही निर्माण किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है और
न ही विनाश। पदार्थ का न ही निर्माण कर सकता है और न ही विनाश। तो इस तरह से भी आप द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे भी द्रव्यमान संरक्षण का ही सिद्धांत कहा जाता है। आपको बता दें स्टूडेंट कि हमारा जो क्लास लेक्चर होगा वो इंटरेस्ट पर आधारित होगा, जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बतलाया। और एक चीज और कि जब हम चैप्टर का हर एक टॉपिक पढ़ा देंगे तो आप अपने एनसीईआरटी बुक, साइड बुक सभी से अपने सिलेबस के टॉपिक को मिला लेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, हर एक टॉपिक को हमने पढ़ा और समझ में भी आ रहा है। तो ये था आज का क्लास स्टूडेंट। थैंक यू।